नमस्कार दोस्तों, GS सर चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपका अगला कंटिनेंट है यूरोप कंटिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। पीछे हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये भूगोल का हमारा या कहेंगे जियोग्राफी में 14 कंटिनेंट होगा और ये भी आपका 2, 3, 4 वीडियो में आएगा, पार्ट में आएगा। क्योंकि यूरोप कंटिनेंट जो है इसका जो मैप है थोड़ा अजीब टाइप का है, इसको बनाने में प्रॉब्लम होती है और समझने में, इसलिए इसको 2-3 पार्ट में देखेंगे तो सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। अगर एक वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है तो सारी चीजें आपके माइंड में खिचड़ी बन जाती है। उतने टाइम तो याद रहता है, लेकिन कुछ देर बाद आप वो सारे पॉइंट आप भूल जाएंगे। इसलिए ये 2-3 टॉपिक आपके 2-3 लेक्चर में आएगा, आप एक एक करके देखेंगे, 1-2 बार देख लेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और आप जो भी पढ़ाई करें जियोग्राफी में, तो हमने पहले भी कहा था कि आप थोड़ा इस क्षेत्र में इन्वेस्ट कीजिए, आप एटलस खरीदिए। एटलस के साथ साथ जैसे सारी चीजें हम बना रहे हैं वैसे आप एटलस में दिखाने की कोशिश कीजिए। हर एक देश की लोकेशन दिखाएं, लोकेशन दिखाने के बाद उस देश के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करें और मेन पॉइंट आप नोट्स भी बनाते जाइए। तो ऐसे आपकी पढ़ाई होगी तो आप सारी चीजें आपके कमांड होती चली जाएंगी और आगे आप बेटर कुछ कर पाएंगे। तो आज हम यूरोप कंटिनेंट का एक लेक्चर लेके आए हैं, जो पहला लेक्चर है और आज से कंटिनेंट शुरू होगा। तो सबसे पहले हम यूरोप कंटिनेंट की बात करें क्योंकि ये क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा नंबर रखता है, तो कहेंगे 6वां एरिया के अकॉर्डिंग ये 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद रखना, क्षेत्रफल के हिसाब से ये 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे 6वां सबसे बड़ा। जबकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें, पॉपुलेशन या जनसंख्या के बाद बात करें, ये 3rd नंबर पे आता है। 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि यूरोप जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 6वां स्थान रखता है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से ये विश्व में 3रा स्थान रखता है। अब यहाँ बात करते हैं कि 6वां और 3रा देख लेते हैं। तो आपको बताया गया कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका एशिया था। इसके बाद उसने बताया था कि आपका अफ्रीका कंटिनेंट है। अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका। ये नोट कर लेंगे जिनके लिए नोट है। अंटार्कटिका के बाद 6ठा आपका महाद्वीप आएगा यूरोप। कौन आ जाएगा दोस्तों? यूरोप। और यूरोप के बाद 7वां महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ 7 महाद्वीपों की बात की। इन 7 महाद्वीप में आपका जो आज यूरोप है, जो आज हमारा जिस टॉपिक पर बात होनी, यूरोप को क्षेत्रफल के हिसाब से 6वें पोजीशन पे आता है। अब बात करते हैं कि जनसंख्या के हिसाब में इसका कौन सा नंबर है। तो जनसंख्या की बात करें तो ये 3रे नंबर पर आ रहा है। तो हमने कहा पहले नंबर पे जो आपके क्षेत्रफल में है वही आपके जनसंख्या में। तो पहले नंबर पर कौन है? एशिया। और दूसरे नंबर पर बात करें तो अफ्रीका, और तीसरे नंबर पे आपका यूरोप आता है। क्षेत्रफल में आपके जनसंख्या में यूरोप, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आते हैं। तो 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि यूरोप जो है क्षेत्रफल में और जनसंख्या के हिसाब से महाद्वीपों में कौन सा क्रम है। अब इसके आगे बात करते हैं कि आपका ये भाग जो हमने छोड़ रखा है, इस बात को समझना है कि इस भाग में ये जो क्षेत्र आपका निकला हुआ है, ऐसे कहेंगे ये तरह, ये जो पूरा क्षेत्र है आपका, यहां से आपका रसिया आ जाता है। ये निकला हुआ क्षेत्र है वो आपका क्या कहलाता है? रसिया कहलाता है। तो कहेंगे ये रसिया जो है वो एशिया के साथ साथ यूरोप के भी हिस्से में पड़ता है। रसिया जो है, रूस है, वो रूस जो है एशिया के साथ साथ यूरोप के हिस्से में आता है, इसलिए इसे मिलाकर यूरेशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? यूरेशिया कहा जाता है। अब यहाँ पे यूरेशिया कहा जाता है। आप हाल ही में देख रहे हैं कि यूक्रेन और रसिया का जो विवाद चल रहा है, वो मामला आपका यूक्रेन का जो है, यूक्रेन आपका राजनीतिक दृष्टि से 1951 के पहले एक ही भूखंड था, रसिया का हिस्सा था। लेकिन 1991 के बाद जब 15 देश बन गए तो आपका यूक्रेन जो है वो यूरोप के हिस्से में आ गया।
यूरोप के हिस्से में आ गया और यूरोप को यहाँ पर रसिया को लगता है कि यूरोप कहीं ना कहीं इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा। अगर ईयू में शामिल कर लेगा तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन, उनका यूज कौन करेगा? यूरोपीय संघ करेगा। आपको यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ाया जाएगा कि वर्तमान 27 देश है और क्या क्या है, क्या क्या कंडीशन है कि 27 देशों में एक ही रूल है, पढ़ने लिखने के लिए क्या सुविधाएं हैं, क्या नौकरियों के लिए सुविधाएं, कैसे रिटायरमेंट होता है, कैसे इनकी पार्लियामेंट है, ये सारी चीजों की बात की जाएगी। तो रसिया जो है, रसिया इसी वजह से विवाद पड़ रहा है। अब यहाँ पे बात करें रसिया और यूरोप की जो सीमा, एक प्राकृतिक सीमा के द्वारा ये विभाजित हो रहा है। यहां से बात करें तो एक पर्वत श्रृंखला आती है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है आपकी यूराल पर्वत। यहां से चलेंगे तो एक पर्वत श्रृंखला आ रही है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है यूराल पर्वत। नोट कर लेंगे कौन सा पर्वत आ रहा है? यूराल पर्वत। यहां से कौन सा पर्वत चला? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के नीचे आएंगे तो कहेंगे यहां पर एक झील पड़ती है, एक यहां पे झील आएगी, ऐसे एक आपकी झील है, इस झील का नाम है कैप्सियन सागर। ये कैप्सियन सागर, तो यूराल पर्वत, कैप्सियन सागर, इसके नीचे आ जाएंगे तो यहां कहेंगे इसके द्वारा जो जुड़ा है यूराल पर्वत, कैप्सियन सागर, ये आपका जो है इसे ब्लैक सी बोला जा रहा है, ये आपका ब्लैक सी है, या कहेंगे काला सागर। काला सागर के बाद यहां पर देखेंगे तो ये आपका भूमध्य सागर है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि यूरोप कौन कौन सी जल बॉडी बना रहा है। तो ये पूरा क्षेत्र जो निकल कर आ रहा है ये आपका कैस्पियन सागर, कैस्पियन के बाद यहां पर देखेंगे कैस्पियन सागर के बाद काला सागर, काला सागर के बाद क्या आ रहा है? भूमध्य सागर आ रहा है। तो ये एक प्राकृतिक रेखा द्वारा एशिया से यूरोप आपका अलग हो रहा है। तो एक प्राकृतिक सीमा द्वारा यह विभाजित हो रहा है, इसलिए एशिया का रूस और यूरोप में स्थित होने की वजह से इसको यूरेशिया बोल दिया जाता है। कहा जाता है रूस की जो राजधानी है मॉस्को, जो मॉस्को है वो आपकी, मॉस्को जो राजधानी है, मॉस्को राजधानी आपके यूरोप के हिस्से में आती है। और एक यहाँ पर नदी है जिसका नाम है मस्कवा नदी। दोस्तों आप एटलस खोल के बैठिए और ऐसे आप अपने रजिस्टर पर बनाइए। नहीं बन रहा तो हमने कहा पेज का यूज कीजिए ज्यादा से ज्यादा, या कंजूसी ना दिखाए, नहीं बन रहा है पेज फेंको और नया बनाने की कोशिश करें। तो इसकी राजधानी जो आपकी कैपिटल है रसिया की, वो कहां आती है? यूरोप के हिस्से में आती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? यूरेशिया। तो पहला क्वेश्चन बन गया, एशिया जो है वो यूरोप से किसके द्वारा विभाजित होता है? तो आपको याद रखना यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर के द्वारा विभाजित हो रहा। रूस की राजधानी कहां स्थित है? यूरोप में। कौन सी राजधानी? मॉस्को, किस नदी के तट पर? मस्कवा नदी के तट पर। अब आगे बात करते हैं। यहां आगे देखें तो सबसे पहले उत्तर आते, उत्तर में देखें तो यहां पे एक सागर पड़ता है, इसका नाम है आर्कटिक सागर। इसका क्या नाम है? आर्कटिक सागर। दोस्तों यहां पे ये पूरा क्षेत्र आर्कटिक सागर का आ रहा है। यहां पे आएंगे तो एक सागर यहां पड़ेगा, इस सागर का नाम है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। इसके बाद इस क्षेत्र में एक सागर पड़ रहा है, ये सागर है, ये सागर को बोला जाता है उत्तरी सागर। सारे पॉइंट नोट करेंगे, उत्तरी सागर। और ये जो क्षेत्र आ रहा है, ये पूरा जो है बॉडी है, ये जो पानी आ रहा है, ये आपका अटलांटिक महासागर का, अटलांटिक महासागर। अगर मैप खोल के बैठे हैं तो आप ये सारी चीजें देखिए, अटलांटिक महासागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, अटलांटिक महासागर, और इसी को नाम दिया जाता है इंग्लिश चैनल। इसी को नाम क्या देते हैं? इंग्लिश चैनल। और यहाँ पे कौन सा है? भूमध्य सागर। तो ये आपका जो आपका यूरोप दिख रहा है, यूरोप वास्तव में कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं। अगर इस क्षेत्र को देखा जाए तो ये भी तीन ओर से घिरा है, अर्थात एक प्रायद्वीप आपका ये भी है। यहां पर ये वाला क्षेत्र देखा जाए तो ये भी तीन ओर से घिरा है, अर्थात ये भी एक प्रायद्वीप है। आपके यहां पे आएंगे तो एक प्रायद्वीप यहां निकल के आएगा, एक प्रायद्वीप आपको यहां दिखाई दे रहा है। तो ये आपका जो यूरोप है, यहां पे आप सारे पॉइंट इसको हम रफ कर रहे हैं, आप अपने मैप में दिखा लेंगे और बगल में आप पॉइंट नोट करते जाएंगे। तो यूरोप जो है इसे कहेंगे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ये पेनिनसुला जो है ये प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है। अब याद रखना प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कौन है? तो कहेंगे यूरोप महाद्वीप है।
समझ में आ रहा है कि कितने महाद्वीप हमने बताए? एक महाद्वीप आपने सुना होगा आइबेरियन प्रायद्वीप, आप एक सुनते हैं स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप, आप एक सुनते हैं ज्यूटलैंड प्रायद्वीप। कई सारे प्रायद्वीप होने की वजह से इससे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रायद्वीप आते हैं और किसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे कुछ देश पड़ते हैं। एक देश ऐसे आपका निकल के आएगा, ऐसे एक देश का निकल के आ रहा है, ये देश आपका कहलाता है स्वीडन। ये आपका जो देश है ये आपका नॉर्वे है, ये आपका देश स्वीडन है, और यहाँ पे ये देश आपका फिनलैंड है। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे कि ये 3 देश स्थित है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये जो 3 देश हैं इसमें कहा जाता है कि प्रायद्वीप है, इसे स्कैंडे, आप नोट करेंगे, इसको स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप, इस प्रायद्वीप में कितने कंट्री आए? तो इस प्रायद्वीप में केवल और केवल 2 कंट्री आते हैं। एक आपका नॉर्वे, नॉर्वेजियन सागर पड़ता है यहाँ पे, एक देश आपका नॉर्वे पड़ रहा है जो नॉर्वेजियन सागर से घिरा है, और एक बाल्टिक सागर है यहाँ पे। तो कहेंगे ये 2 देश जो हो गए प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहला रहा है। कौन कौन से आ गया? एक देश आपका निकल कर आया नॉर्वे, और एक देश आपका निकल कर आया, ये 2 देश आपके स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट बन गया, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कौन से 2 देश आए? तो नॉर्वे और स्वीडन। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और बनता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन से? स्कैंडिनेवियन देश कौन से? तो देश की बात करें तो देश कई सारे आ जाते हैं। पहला देश नॉर्वे, यहां पे हम इसको हटा दे रहे हैं। पहला देश आपका कौन हो जाएगा? नॉर्वे। नॉर्वे के बाद दूसरा स्वीडन, स्वीडन के बाद तीसरा देश आपको दिख रहा होगा फिनलैंड, फिनलैंड। फिनलैंड के बाद बात करें आपको एक कंट्री यहां पे दिख रहा है, ये कंट्री आपका कहलाता है आइसलैंड। ये जो कंट्री है ये आपका कहला रहा है आइसलैंड, आइसलैंड। और एक देश बचा, ये जो क्षेत्र है ये निकला हुआ क्षेत्र है, इसे बोला जाता है डेनमार्क। कौन सा निकला? डेनमार्क। तो ये 5 कंट्री आपके स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं। अच्छे से नोट कर लो, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप कौन से हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन से हैं। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में 5 देश आ गए, जबकि स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कितने आ रहे हैं? 2 देश आ गए। अब यहाँ पे बात करें इन 2 देशों में इनकी राजधानियों को देखें तो नॉर्वे की कौन सी राजधानी? जल्दी से बताएं कमेंट करके कि नॉर्वे की राजधानी कौन सी है? नॉर्वे की कमेंट करके बताएं। तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। लिख लेंगे राजधानियां भी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। स्वीडन की राजधानी जल्दी बताएं। तो स्वीडन की स्टॉकहोम, स्वीडन की स्टॉकहोम है। फिनलैंड की कौन सी है? हेलसिंकी, हेलसिंकी। और आइसलैंड की कौन है? यहां पे लिख रहे हैं रेकजारविक, रेकजारविक। और डेनमार्क की कोपेनहेगन। तो एक आपका कहेंगे ग्रुप डी के लिए एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में कि राजधानियों से रिलेटेड, राजधानी और मुद्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पे हमने बताया कि 5 जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं उनकी राजधानी क्या है, आप नोट करते जाएंगे और अच्छे से रिवाइज करेंगे। नॉर्वे की ओस्लो, स्वीडन की स्टॉकहोम, फिनलैंड की हेलसिंकी, आइसलैंड के रेकजारविक और डेनमार्क की कोपेनहेगन। ये 5 देशों की राजधानियां हैं। और इन 5 देशों की राजधानियों की खूबी देखें क्या क्या। यहां पर फिनलैंड की राजधानी यहां पर स्थित है, नोट कर लेंगे हेलसिंकी। कौन सी है? हेलसिंकी। स्वीडन की राजधानी बात करें वो भी यहां पर आ रही है, स्वीडन की राजधानी भी नीचे आ रही है। जबकि नॉर्वे की बात करें तो वो भी तट पर स्थित है। तो फिनलैंड की हेलसिंकी, स्वीडन की आपकी स्टॉकहोम और नॉर्वे की ओस्लो, ये तीनों तट पर स्थित है। लेकिन यहां पर ये देश है, इसकी राजधानी जो है रेकजारविक, ये आपकी कहां पर स्थित है? यहां पर।
तो अब यहां एक चीज निकल के आई कि दुनिया की सबसे उत्तरतम राजधानी कौन सी हो गई। उत्तरतम देश की बात नहीं कर रहे, उत्तरतम राजधानी की बात कर रहे हैं। तो उत्तरतम राजधानी निकल के आ रही है हमारी रेकयाविक। लिख लेंगे विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी, विश्व की सबसे उत्तर में स्थित राजधानी, उत्तर में स्थित राजधानी कौन सी है? रेकयाविक। उत्तर में स्थित राजधानी रेकयाविक है। किसकी है? आइसलैंड। अब यहां पे देखते हैं, तो ये यहां से पॉइंट क्लियर हो गया, रेकयाविक हो गया। अब यहां पे देखते हैं अगला पॉइंट कि इन्हीं देशों से एक रेखा होकर गुजरती है या कहीं वृत्त होकर गुजर रहा है। इस वृत्त का नाम है 66.5 आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त होकर गुजर रहा है, 66.5 आर्कटिक वृत्त होकर गुजर रहा है। आपको मैप के माध्यम से दिख भी रहा होगा कि कौन कौन से कंट्री हैं जिससे आर्कटिक वृत्त होकर गुजर रहा है। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख दिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा इसमें से ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड किससे आर्कटिक वृत्त होकर नहीं गुजर रहा है। कमेंट करके जल्दी से बताएं, 30 सेकेंड का समय है, जल्दी कमेंट करें कि किससे आर्कटिक वृत्त होकर नहीं गुजर रहा है। आप मैप देख के जल्दी से बताएं। तो यहां पर एक चीज आपको दिख रही होगी कि ये देश आपका आइसलैंड है। ये आइसलैंड का जो तटीय भाग है, तटीय भाग कहने का मतलब यह दलदली क्षेत्र है, इसके दलदली क्षेत्र से होकर गुजरता है, उसको बोला जाता है 66.5 आर्कटिक। अगर इस ऑप्शन में या नॉर्वे की जगह पे या स्वीडन की जगह पे या फिनलैंड की जगह डेनमार्क को दे दिया जाता, तो अब याद रखना ऐसा ऑप्शन आ जाए तो आपको डेनमार्क करके आना है, ना कि आइसलैंड। डेनमार्क की जगह पे या रख देता, आपका देश कह देता ब्रिटेन या यूके, तो आपको याद रखना कि इससे होकर नहीं गुजरते, उसके तटीय क्षेत्र से होकर आती है। अगर इतने क्लोज ऑप्शन है तो आप आइसलैंड को सही करके आएंगे। अगर आइसलैंड मिल रहा है और इसके साथ डेनमार्क या आपका कहेंगे ब्रिटेन वगैरह मिल रहा है, स्कॉटलैंड वगैरह मिल रहा है, तो आपको याद रखना है उनको टिक करेंगे, फिर आइसलैंड आपका उस जगह पे सही होगा। अब आगे बात करते हैं कि यहां पर देखा जाए ये जो आपका तट है नॉर्वे का, ये तट इस तरह का आपका तट है, इस तरह का तट बना हुआ है और ये आपका पूरा रसिया के क्षेत्र तक चला है, पूरा रसिया के क्षेत्र तक चला आया है। अर्थात जो नॉर्वे है वो सबसे बड़ा फ्योर्ड का निर्माण करता है, फ्योर्ड का निर्माण करता है। इंग्लिश में फिजोर्ड कहेंगे, जोड़ बोला जाता है। सबसे लंबा तट किसका है? नॉर्वे का। फ्योर्ड का मतलब कि जिसकी इतनी सीमा ऐसी हो और इसमें आपका पानी इस तरह का समुद्र का अंदर गया हो, इस तरह का प्रवेश करता है। तो जो इस तरह का पानी प्रवेश कर रहा है, ये आपका जो क्षेत्र बनता है, ये आपका क्या कहलाता है? ये फ्योर्ड कहलाता है। ये कटा फटा। दूसरा अगर पूछा जाए कौन है, तो आपने देखा होगा चिली का क्षेत्र। तो सबसे लंबा तटावट कौन सा है? तट किसका है? तो नॉर्वे का है। किसके कारण? तो नॉर्वेजियन सागर पाया जाता है, नॉर्वेजियन सागर पाया जाता है, इस वजह से ये सबसे लंबा तट है। अब आगे बात करते हैं कैसा फ्योर्ड तट। अब यहां पर देखा जाए कि कौन कौन से देश आपके रसिया से सीमा बना रहे हैं, तो मैप से आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं आपका नॉर्वे टच कर रहा है। नॉर्वे के बाद देखो ये आपका फिनलैंड तट, फिनलैंड टच करता है, यहां तक फिनलैंड आ जाता है क्षेत्र में। लेकिन जो स्वीडन है, स्वीडन आपका इधर नहीं आता। तो कहेंगे नॉर्वे फिनलैंड ये दोनों रूस से सीमा बनाते हैं, लेकिन आपका स्वीडन सीमा नहीं बनाता है। याद रखना कि रूस से स्वीडन सीमा नहीं बना रहा है। आगे देखते हैं, यहां पर स्वीडन और जो नॉर्वे हैं ये 1905 तक एक ही देश के रूप में जाने जाते थे। 1905 में 2 देश अस्तित्व में आए, एक का नॉर्वे नाम है और एक का स्वीडन। तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो सागर हमने अभी बताया था, ये जो तट है, इस तट को, इस सागर को बाल्टिक सागर कहा जाता है। इस सागर को बाल्टिक सागर कहा जाता है।
अब बाल्टिक सागर की बात करें तो ये बाल्टिक सागर में 2-3 खाड़ियां हैं। ये जो खाड़ी है जो बोली जाती है इसको बोला जाती है बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी। इसी के नीचे देखें तो बोथनिया के नीचे एक ये खाड़ी और आती है जिसको बोला जाता है रीगा की खाड़ी, गर्भ ऑफ रीगा की खाड़ी। ये 2 खाड़ियां स्थित है इसी में, रीगा और बोथनिया की खाड़ी। और कहां पड़ती है तो कहेंगे बाल्टिक सागर में आ रही। तो बाल्टिक सागर से याद करने वाला क्वेश्चन क्या है, बाल्टिक सागर जो है आपका सबसे कम लवणता वाला सागर है, सबसे कम लवणता वाला सागर है, वाला सागर आपका बाल्टिक सागर। अब ऐसा क्यों है, बाल्टिक सागर जो, बाल्टिक सागर में अगर प्रतिशतता देखी जाए तो 3.5 प्रति हजार। ये आपको सिंबल जरूरी याद रखना है, ये आपका साल्ट के बारे में बताता है। विश्व में सबसे लवणता वाला सागर कौन सा है, कमेंट करके बताएं। विश्व में सबसे ज्यादा लवणता वाला सागर कौन सा, जल्दी से बताएं। जिसमें सबसे कम लवणता पाई जा रही, अगर ऑप्शन में आपकी रीगा की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी और इसी के साथ साथ बाल्टिक सागर दिया है, अगर इतने क्लोज ऑप्शन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, एटलस में हर एक चीज आप देखते जाइए। एटलस से देखेंगे तो माइंड आपको पूरा सेट हो जाएगा और कभी आप जिंदगी भूलेंगे नहीं। तो आप एटलस लीजिए और एटलस में देखिए, अगर अधिकारी बनना है तो वास्तव में आपको कुछ बड़ा करना होगा, सही से पढ़ना होगा। आपको नहीं समझ में आता है, वीडियो बैक करके बार बार देखिए और देखने के बाद नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद एक बार रिवाइज करिए, सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहां पर सबसे कम लवणता अगर ऐसे क्लोज ऑप्शन दे दिया जाए, रीगा दे दिया जाए, बाल्टिक सागर दे दिया जाए, बोथनिया के दिया जाए, तो आपको याद रखना कि बोथनिया की खाड़ी ऊपर आ रही है, ऊपर आने की वजह से सबसे कम लवणता बोथनिया की खाड़ी में पाई। अब लवणता कैसे, आपको पता है कि नदियों के द्वारा जो खनिज पदार्थ या लवण आपके बहा कर ले जाते हैं वो समुद्र में डाल रहे, सागर में गिर रहे और लगातार लाखों करोड़ों वर्ष पे उस पानी का वाष्पन हो रहा है। वाष्पन होने से क्या होता है कि उसकी धीरे धीरे कहीं ना कहीं वहां पे सांद्रता बढ़ रही होती है उस चीजों की, और वो पानी कैसा होता चला गया, खारा होता चला गया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है कि सॉल्टी कैसे होते हैं। तो सबसे ज्यादा आपने जो क्वेश्चन पूछा आप कमेंट करके बताएं कि विश्व में सबसे ज्यादा लवणता रखने वाला सागर कौन सा। यहां तक बात हो गई। अब बात करते हैं आगे, इसके बाद आगे देखते हैं ये आपका जो रसिया क्षेत्र है, रसिया के इस क्षेत्र में कहेंगे ये भी एक प्रायद्वीप है, इसे बोला जाता है कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप, ये कोला पेनिनसुला है, पेनिनसुला। और आपको याद रखना इसीलिए यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो कौन सा प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम है कोला प्रायद्वीप। ये प्रायद्वीप ऐसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ष भर खुला रहता है, बंदरगाह भी है। कोला प्रायद्वीप एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुर्मुस्क बंदरगाह, मुर्मुस्क बंदरगाह। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिए और सबसे पहले आए तो लाइक जरूर ठोक दिया करो और शेयर भी करो, और जो नए दोस्त जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। तो यहाँ पे हमने कौन सा बंदरगाह बताया, ये बंदरगाह है आपका मुर्मुस्क बंदरगाह। अब आप कल्पना करके दीजिए, इमेजिन कीजिए कि ये सबसे उत्तर में स्थित बंदरगाह है, उत्तर में विस्तृत है बंदरगाह, और आपको पता है कि 66.5 अक्षांश के पास आ रहा है। सॉरी, जब 66.5 अक्षांश के पास आ रहा है तो ये बंदरगाह जो आपका कैसा होना चाहिए, बर्फ में बदलना चाहिए। फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे हो रहा होगा, आप सोचिए कि ऐसी क्या यहाँ पर प्राकृतिक जलवायु या कंडीशन बन रही है जिसकी वजह से ये वर्ष भर खुला रहता है और यूरोप, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका से आने वाले, यूरोप से आने वाले यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि आपने ग्लोब में देखा होगा, ऐसे ग्लोब की बात करें ग्लोब में, तो ग्लोब के मध्य में कहा था हमने विषुवत रेखा जाती है। तो विषुवत रेखा, और इसमें 2 कंडीशन बनती है कि जो जलधारा हमारी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, जो जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है वो हमेशा गर्म जलधारा होती है, और जो जलधारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चल रही होगी वो ठंडी होगी। 2 पॉइंट याद रखने, जो जलधारा विषुवत रेखा से
ध्रुवों की ओर चलेगी वो जलधारा हमेशा गर्म होगी, और जो जलधारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चल रही होगी वो ठंडी होगी। तो यहां पर ऐसी कंडीशन बनती है, कहेंगे यहां अटलांटिक महासागर से एक जल संधि आपकी जलधारा आ रही है, इस जलधारा का नाम है उत्तरी अटलांटिक जलधारा। याद रखेंगे, उत्तरी अटलांटिक समुद्री जलधारा जा रही है। अटलांटिक नोट कर लेंगे, उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा। ये जलधारा है, ये कैसी है, गर्म है। तो यहाँ पे आती तो ये क्षेत्र कैसा होता है, यहाँ पे ऐसी कंडीशन, ऐसा पानी बना रहता है जिससे शिप वगैरह आते रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि मुर्मुस्क बंदरगाह 66.5 अक्षांश के पास स्थित भी होने के बावजूद भी वर्ष भर खुला रहता है। तो कहेंगे क्यों खुला रहता है, क्योंकि एक जलधारा आती है, गर्म जलधारा, जिसकी वजह से पानी यहाँ पे आपका पानी के रूप में बना रहता है, बर्फ जैसी स्थिति नहीं आती। अब आगे देखें, यहां से ये जो अभी हमने बताया, ये जो वाटर है, ये जो वाटर है, ये आपका वाटर, आपका अभी हमने बताया, ये आपका क्षेत्र बाल्टिक सागर कहलाना। बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर से जब यहां आएंगे तो यहां पे एक सागर पड़ रहा है दोस्तों, इस सागर का नाम है उत्तरी सागर। ये कौन सा सागर है, उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर के आगे निकल के तो अटलांटिक महासागर। तो यहां पर इन दोनों को जोड़ने का भी तो काम हो रहा होगा, अर्थात एक यहां पर जल संधि निकल के आई, यहां पे जल संधि आई। अगर ज्यादा देखना चाहते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में, कहेंगे यहां पर संधि स्थान है जिसको बोला जाता है बिस्के की खाड़ी। कौन सी है, बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी कहां पे, अटलांटिक महासागर में। कहां पे है, अटलांटिक महासागर में। तो आपको याद रखना कि ये दोनों क्षेत्र को जोड़ रहा है। ये जो क्षेत्र है प्रांत का कहला रहा है, और ये आपका ग्रेट ब्रिटेन है। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है, जिस जल संधि को कहा जाता है डोबर जल संधि। याद रखना, कौन सी जल संधि आ रही है, डोबर जल संधि। ये जो डोबर जल संधि है, आपको एक चैप्टर, एक टॉपिक अलग से लेके आएंगे, तो कि पूरे विश्व की जितनी आपकी जल संधियां हैं वो अलग से पढ़ा दी जाएंगे। लेकिन अगर आप महाद्वीप पढ़ रहे हो, उसमें कोई जल संधि आ रही तो यहां भी नोट करते जाइए। तो यहाँ पर डोबर जल संधि है, ये डोबर जल संधि आपकी उत्तरी सागर और आपकी बिस्के की खाड़ी को जोड़ रही है। आप नोट कर लेंगे, उत्तरी सागर प्लस बिस्के की खाड़ी जोड़ रही है, बिस्के की खाड़ी। और स्थान कौन हो गए, स्थान आपका ब्रिटेन हो गया और फ्रांस हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस को जोड़ने का काम करें। आप एटलस खोल के बैठे जरूर देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जल संधि है। इस जल संधि का क्या नाम है, डोबर जल संधि है दोस्तों। समझ में आ रहा है तो थंब जरूर कीजिए, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो यहां पर डोबर जल संधि, इस जल संधि को एक नाम और दिया जाता है। इस जल संधि को नाम दिया गया इंग्लिश चैनल। इस जल संधि को एक नाम और दिया जाता है, इंग्लिश चैनल कहा जाता है। डोबर जल संधि, अभी यहाँ पे आएंगे तो एक जल संधि यहाँ पे पड़ती है, आपको अफ्रीका कंटिनेंट में पढ़ाएगी, जिब्राल्टर जल संधि, जो आपको स्पेन और मोरक्को के बीच में जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है। और ये जल संधि कौन सी आ रही है, ये जल संधि आपकी कहलाई डोबर जल संधि। अब आगे देखिए, तो अब जरा कमेंट करके जल्दी से बताएं, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताएं। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है, पहली महिला कौन सी है, कमेंट करके बताएं। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाला भारतीय कौन है, कमेंट करें जल्दी, 30 सेकेंड का समय है। अगर समझ में आ रहा है तो थंब कीजिए। तो इंग्लिश चैनल को पार किसने किया है आपको बताना। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा था ये क्षेत्र आपका डेनमार्क आपका कहला रहा है, और नीचे वाला क्षेत्र आपका जर्मनी कहला रहा है। इन्हीं के बगल में दो देश निकल के आते हैं। एक देश आपका यहाँ निकल के आएगा, इस देश का नाम है नीदरलैंड। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इस देश का नाम है नीदरलैंड। और उसी के बगल में एक देश निकल कर और आया, ये जर्मनी से सीमा बना रहा है, इसके नीचे जर्मनी आएगा, ये फ्रांस के। नीदरलैंड के बगल में आ रहा है बेल्जियम। ये दो देश, और इसी से एक देश और नीचे लटका हुआ मिलेगा, इस देश का नाम है लग्जमबर्ग।
वर्ग। आप मैप में देखिए, मैप में देखिए इनकी लोकेशन कहाँ है, जल्दी से देखिए, थंब कीजिए कि मैप में देखिए आपको ये कहां से मिल रहा है और कौन से तीनों देश में आपको लैंड लॉक दिखाई दे रहा है। मैप अगर एटलस लेके बैठे तो आप मैप में देखिए कि कौन सा कंट्री इसमें लैंड लॉक दिख रहा है, जल्दी से बताएं कमेंट करके कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं ये जो तीन देश है, नीदरलैंड की राजधानी की बात करने पहले आप कमेंट कीजिए एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। बेल्जियम की ब्रुसेल्स आती है, ब्रुसेल्स आ रही है। और आप लग्जमबर्ग की राजधानी आप बताइए जल्दी कमेंट करके, लग्जमबर्ग की राजधानी क्या है, लग्जमबर्ग की राजधानी क्या है। इन तीनों देशों को कहेंगे ये दुनिया के सबसे, कहेंगे यूरोप के निम्नतम भूमि वाले देश हैं। पहला पॉइंट बन गया, निम्नतम भूमि वाले देश कौन से हैं, तो कहेंगे आपके ये तीन देश निकल के आ रहे हैं। कौन कौन से, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग। कमेंट्स। तो यहाँ पे एक देश आपका ये जो समझ में आ रहा है, ये जो देश है इसको बोला गया लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग कैसा है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। आपको पहला पॉइंट याद रखना है कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो कहेंगे लग्जमबर्ग। अब आगे देखिए, इसकी नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और इसका एक शहर और है जिसका नाम है रॉटरडम। ये रॉटरडम शहर के साथ साथ एक पोर्ट भी है, कहेंगे बंदरगाह भी है। रॉटरडम एक बंदरगाह जो कहा जाता है राइन नदी के तट पर बना है, राइन नदी। और ये रॉटरडम जो है ये यूरोप का, नोट कर लेंगे, यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। बंदरगाह कौन सा है, तो कहेंगे यहां से, कहेंगे उत्तरी सागर से यहां से पूरा व्यापार होता है, यहां पे आएगा और यहां से आने के बाद आपका, यहां से आने के बाद क्या होता है, पूरे यूरोप में सप्लाई हो जाती है। दोस्तों समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। तो यहां से पूरे यूरोप में सप्लाई होती है, इसलिए दुनिया का, कहेंगे यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन हो जाता है, रॉटरडम हो जाता है। और सबसे व्यस्ततम नदी कौन हो जाएगी, राइन नदी हो जाएगी। आपने हॉलीवुड की मूवियों में देखते होंगे कि ऐसे टॉम क्रूज की मूवी में दिखाया जाता है, वो सिप लेकर दौड़ रहे होते हैं, बहुत छोटे छोटे सिप दिखाए जाते हैं। वो कौन सी नदी होती है, वो राइन नदी ही दिखाई जाती है, और राइन नदी ही दिखाई जाती है जिसमें सिप दौड़ाए जाते हैं, अधिकतर हॉलीवुड मूवी में देखना दिखाई जाती है। तो यहां पे बात करते हैं कि तीन देश हो गए। अब इनके को हमने क्या बोले, निम्नतम भूमि वाले देश हैं। अब इसमें याद करने वाला पॉइंट क्या, इन कंट्रियों को एक नाम और दिया जाता है, इन कंट्रियों को बेनेलक्स भी कहा जाता है, BENELUX बोला जाता है, बेनेलक्स बोला जाता है। या बेनेलक्स का मतलब कि बी से बेल्जियम है, NE से नीदरलैंड है और लैक्स से लग्जमबर्ग है। और ये इतने मेहनती देश हैं, ये इतने मेहनती देश हैं कि इनके पास, ये ऐसे देश, इनके पास कोई भूमि नहीं, कहा जाता है कृषि करने के लिए कोई भूमि नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इस क्षेत्र में क्या किया, यहाँ जो पानी था, ऐसे कहेंगे ये क्षेत्र है, ये पानी भरा पड़ा है यहाँ पे। इन लोगों ने, जहां तक इनको कृषि योग्य भूमि लगी, तो इन लोगों ने वहां पर ऐसे दीवार खड़ी कर दी, ऐसे दीवार खड़ी की कंक्रीट की। और दीवार खड़ी करने के बाद यहां का सारा पानी इन्होंने इस बाउंड्री के पार कर दिया। पार करने के बाद इन्होंने उस भूमि को कृषि योग्य बना लिया। इसलिए कहा जाता है कि बेनेलक्स दुनिया के ऐसे कंट्री हैं, यूरोप के ऐसे कंट्री जो निम्नतम भूमि पर रहते हैं, लेकिन इतने मेहनती होने हैं कि यहाँ पे कृषि योग्य भूमि का भी निर्माण कर लिया। तो ये कौन से कंट्री थे, बेनेलक्स कंट्री थे। अभी आगे देखिए चले तो यहाँ पे जब आएंगे तो एक प्रायद्वीप आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, इस प्रायद्वीप का नाम है आइबेरियन प्रायद्वीप। ये कौन सा प्रायद्वीप है, आइबेरियन प्रायद्वीप, आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब समझ रहे हो, ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर वाटर से घिरा हुआ, आपको साफ दिख रहा होगा, अटलांटिक या कहेंगे विस्ते की खाड़ी, और यहाँ पे भूमध्य सागर और ये अटलांटिक महासागर।
ये एक पेनिनसुला है जिसका नाम है आइबेरियन प्रायद्वीप। इसमें दो कंट्री आती। अभी यहाँ पे हमने बताया था कि ज्यूलैंड प्रायद्वीप आता है। यहाँ पे दो कंट्री आ रही दोस्तों। कौन कौन से आ रहे हैं कंट्री? एक का नाम है स्पेन और एक देश आ रहा पुर्तगाल। ये आपके आइबेरियन कंट्रीज हैं। आइबेरियन प्रायद्वीप में स्पेन की राजधानी मैड्रिड और पुर्तगाल की राजधानी जो है, पुर्तगाल की राजधानी आपकी लिस्बन। ये आपको याद रखना है कि ये आइबेरियन प्रायद्वीप में दो देश आते हैं। आइबेरियन प्रायद्वीप में कितने देश आ रहे हैं? दो। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कितने आए? दो। अब इसके आगे देखिए यहां प्रायद्वीप पड़ता है। इस प्रायद्वीप का नाम है ज्यूटलैंड प्रायद्वीप। ज्यूटलैंड प्रायद्वीप। यहां भी दो देश आ रहे हैं ज्यूटलैंड प्रायद्वीप में। एक आपका आ रहा है डेनमार्क और डेनमार्क के साथ एक देश आ रहा है जर्मनी। डेनमार्क की राजधानी क्या है? जल्दी से बताएं डेनमार्क की राजधानी। तो इसकी राजधानी कोपेनहेगन है। इसकी राजधानी कोपेनहेगन है और कहेंगे इसकी राजधानी आपकी जर्मनी की बर्लिन है। तो अभी हमने तीन प्रायद्वीप की बात की। एक ज्यूटलैंड प्रायद्वीप है और एक आपका स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप और एक प्रायद्वीप आपका निकला आइबेरियन प्रायद्वीप। इसलिए इस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो अब इस वीडियो को 2-3 लेक्चर में लाया जाएगा कि टॉपिक बड़े हैं और अगर एक साथ पढ़ रहे हैं तो अभी थोड़ी देर तो आपको समझ में आएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे और भग जाएंगे कॉपी रख के। इसलिए यहाँ पे आपको 2-3 वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी और सारे आप नोट्स बनाते जाएंगे और हर एक देश की लोकेशन और हर देश में कहेंगे कौन सा वाटर बॉडी बना रहे हैं आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे अभी गोला प्रायद्वीप बताया तो यहाँ पे कौन सा सागर पड़ रहा है आपको याद होना चाहिए। यहाँ नोट कर लेंगे व्हाइट सी पड़ता है। ऊपर हमने कौन सा बताया? आर्कटिक सागर पड़ रहा है। यहाँ पे कौन आ गया? तो यहाँ पे नॉर्वेजियन सागर आ गया। इधर कौन पड़ रहा है? स्थिरी सीमा बन रही है और किससे एशिया यूरोप के द्वारा अलग हो रहा है। नीचे कौन कौन से सागर हैं? ब्लैक सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, मरमरा सागर हो गया, एजियन सागर हो गया। ये सारे देश आपको मिलेंगे और यहीं पे दो जल संधियां भी आप पढ़ेंगे, डार्डेनेल्स और एक जल संधि निकल के आती है बॉस्फोरस की जल संधि। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में लगता है आपके कंटेंट मतलब क्या है, तो आप बाहर वीडियो में साथ साथ आप वीडियो को देखें और नोट्स भी बनाएं। नोट्स बनाने के साथ साथ उसको रिवीजन करें। आपको महीने भर बाद इसका रिस्पॉन्स समझ में आएगा कि जियोग्राफी हमारा एक फ्री सब्जेक्ट हो गया है और इतनी अच्छी कमेंट है कि हम अब कुछ करने लायक हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।